नमस्कार, यूथ मीडिया में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव बस होने ही वाले हैं। ऐसे में हम ये खास कार्यक्रम लेके आए हैं जिसमें हम मध्य प्रदेश की जो दिग्गज राजनीतिक शख्सियत हैं उनसे उनके राजनीतिक और सामाजिक जीवन के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। आज जो हमारे इस श्रृंखला के वक्ता हैं वो हैं पिछोर विधानसभा से केपी सिंह कक्काजू। इनके बारे में कई राजनीतिक टिप्पणीकार कहते हैं कि इन्होंने पिछोर विधानसभा को अपने एक अवैध दुर्ग में तब्दील कर लिया है, जिसको भेदना 30 वर्षों में भाजपा के लिए असंभव रहा। लेकिन 2023 का चुनाव है और हर चुनाव की तरह इस चुनाव में भी चुनौतियां रहेंगी। केपी सिंह जी, 93 से 2023 तक 30 वर्ष का कार्यकाल अभी हाल ही में आपने खत्म किया है, मानसून सत्र। तो कैसा रहा आपका 30 वर्ष के कार्यकाल को, आप कैसा देखते हैं अपना? कार्यकाल संतोषजनक रहा। बस एक ही अफसोस रहा जी कि 10 साल तो हमारी सरकार रही और 15 महीने को छोड़कर 20 साल जी सरकार न होने से जो पिछोर की स्थिति बनाना चाहता था वो नहीं बन पाई जी। उसमें एक पिछोर को एक विकसित जिले के रूप में देखना, जी किसानों की फसलों के लिए खेत तक पानी पहुंचाना। जी जी हालांकि वो पहुंच जाएगा, 23 तक पहुंचना था। जी जी। लेकिन सरकार होती तो हो सकता था, हम 10 साल पहले भी ये कर सकते थे। लेकिन 24 या 25 तक तो किसानों के खेतों को पानी पूर्व नदी परियोजना का पहुंच ही जाएगा जी। ये कुछ मन के अंदर असंतोष है कि वक्त ने विधायक तो बनाया जी, लेकिन सरकार हमको न होने से कई चीज़ों में जो प्रोग्रेस होना चाहिए थी वो नहीं कर पाए। जी यही मेरा अगला प्रश्न था कि अधिकतर हम देखते हैं कि जो विधायक का कार्यकाल जो 5 वर्ष का रहता है या 10 वर्ष का रहता है, तो सत्ता के बिना विधायक बने रहना भी अपने आप में एक बड़ा चैलेंज रहता है। और आपने तो लगभग अपना आधे से ज़्यादा कार्यकाल 20 वर्ष सत्ता से बाहर रहकर ही किया है। तो इस दौरान आप जो काम चाहते थे वो चाहकर भी नहीं कर पाए। हाँ, कुछ हुए कुछ नहीं हो पाए, आज भी बहुत सारे पेंडिंग हैं जी। लेकिन ऐसा मैं नहीं कहता कि बिल्कुल नहीं हुए, हुए बहुत। लेकिन जितने कंप्लीट हो जाना चाहिए थी आम जन को वो सारी सुविधाएं हम क्रिएट नहीं कर पाए। इस बात का अफसोस तो रहेगा। एक आम नागरिक या हमारे गांव में जो जनता रहती है उसके दिमाग में रहता है कि आखिर एक विधायक का क्या कार्य क्षेत्र रहता है। कार्य क्षेत्र तो विधानसभा रहती है, लेकिन इसके अलावा क्या दायित्व रहते हैं, और सरल शब्दों में कहें कि आखिर विधायक का क्या पावर रहता है? देखो, संविधान अनुसार तो विधायक का काम है विधान का निर्माण में। जो विधानसभा जब लगती है तो नए नए नियम संशोधन वगैरह जो होते हैं उसमें अपना योगदान देना जी। साथ में क्षेत्र की समस्याओं को सरकार के सामने, अगर आप अपोजिशन में, सरकार चाहे खुद की हो चाहे उसको रखना जी, तो और क्षेत्र में जो असुविधाएं हैं उनको सुविधाओं में तब्दील करना, ये मुख्य रूप से हमारी ड्यूटी होती है जी। तो विकास में जो योगदान होना चाहिए, योजनाओं में अपने क्षेत्र को कैसे फिट करें, कौन सी चीज़ों में आप फिट हो सकते हो जी, ऐसे बहुत सारे दिमाग में चीज़ें आती हैं। तो अगर आप समझदार हैं तो बहुत सारी योजनाओं में फिट हो जाते हैं, भले ही सरकार हो या ना हो। और अगर ना समझ हैं और स्वयं के हितों के लिए ही सिर्फ लगे रहते हैं तो फिर उस योजनाओं का लाभ आप नहीं ले पाते। विधायक का ये भी जवाबदारी है कि अमन चैन रहे क्षेत्र में जी, लेकिन कभी कभी सरकार में न होने से नुकसान भी कभी कभी हो जाता है जी, कि प्रशासन आपकी सही बात भी नहीं सुनता है। लेकिन मैं सौभाग्यशाली हूँ कि अभी तक स्थिति बहुत कम आई है जी। ज़्यादातर जब विषम परिस्थितियों में भी प्रशासकीय अधिकारियों ने, सरकार में बैठे हुए मंत्रियों ने जी बात सुनी है,
परिणाम एकदम सकारात्मक न हुआ हो, जी लेकिन ऐसा भी नहीं कि टोटल इग्नोर किया हो। इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं सरकार में बैठे हुए, उनका धन्यवाद मानता हूं कि वो जनहित की बातों में मेरी मदद करते रहे। जी कई आपके जो आलोचक हैं या कहें विपक्षी हैं, वो ये कहते भी हैं कि भले ही राज्य में किसी की भी सरकार हो, पिछोर विधानसभा में आपकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। इसमें कितनी सच्चाई? ऐसा कुछ नहीं है, ये प्रजातंत्र है, इसमें ये कोई राजतंत्र थोड़ी किसी की मर्जी पत्ता नहीं होगा। हम गलत पर काम करेंगे नहीं होगा जी। हम तो इस बात का भी अफसोस पालते हैं, कभी कभी हमारी सही बातें भी सरकार नज़रअंदाज करती है जी, और कभी कभी प्रशासकीय अधिकारी भी भ्रष्ट बेईमान आ जाते हैं, तो उनका एक ही काम रहता है कि पैसे कमाना, और हम पैसे कमाने नहीं देते तो वो हमारे दुश्मन हो जाते हैं और कई बार हमारे लोगों का नुकसान भी करते हैं, वो भी सब सहना पड़ता है। जी। पिछोर विधानसभा में आप पिछले 30 वर्षों से जीतते आ रहे हैं, लेकिन जब थोड़ा सा गहराई से आपके पूरे चुनावी हम जीवन को देखते हैं तो पिछोर विधानसभा पे इस बात पे ज़्यादा ध्यान जाता है कि जहाँ पर जातिगत राजनीति है, जाति सेंट्रिक राजनीति है, वहाँ पर भी आप 30 वर्ष से विधायक हैं और आप जिस जाति से आते हैं उस जाति की अगर वोट परसेंटेज देंगे तो वो काफ़ी कम है। तो किन किन जातियों का आपको सपोर्ट मिलता रहा, किन का योगदान रहा जो आप 30 वर्ष तक विधायक रहे? लगभग सारे वर्गों का मुझे समर्थन मिला है, ऐसा कोई वर्ग नहीं जी जिसने समर्थन नहीं किया। यहाँ तक कि जो बहुसंख्यक यहाँ समाज है जी, उस समाज के भी बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़े रहे, उनका भी समर्थन मुझे हमेशा मिला है जी। अब किसी जाति विशेष का कम मिला, किसी का ज़्यादा मिला, ये अंतर तो हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिसने मुझे समर्थन न दिया हो, सहयोग न किया हो। जी। एक आदिवासी समाज की जनसंख्या भी लगभग दूसरे नंबर पे है पिछोर विधानसभा में, और आपका मैं एक जगह वक्तव्य सुन रहा था, उसमें आप कह रहे थे कि आदिवासियों को जो पट्टे की ज़मीन दिग्विजय सिंह सरकार में मिली थी उस पर अमल नहीं हो पाया विगत जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो क्या था वो? ये बात सही है जी कि 2002 में जो पट्टे दिए गए थे उसके बाद कांग्रेस की सरकार 2003 में चली गई जी, तो जितने पट्टे उस समय अमल हो गए वो तो हो गए, लेकिन 2003 के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सामने विधानसभा के सदन में कई बार चर्चा होने के बावजूद भी मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, जहाँ जहाँ जिस स्तर पर मैं जो कह सकता था और उनको आवेदन वगैरह सब इकट्ठे करके जो मैं दे सकता था पूरी लिस्टिंग मैंने की जी, लेकिन इस सरकार ने उनके अमल के लिए कोई मानस नहीं बनाया जी। हमेशा एक ही जवाब आता रहा कि पट्टों का रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है। जब उनको पट्टे पे सम करते हैं तो वो के साथ मतलब कुल मिला के टालम टूली, उनने कभी गंभीरता से इस विषय को नहीं लिया। और ऐसे क्षेत्र बहुत सारे मध्य प्रदेश में हो सकते हैं जिसमें हजारों लाखों की संख्या में भी लोग निकलेंगे, हजारों तो उनसे निकलेंगे। तो ये थोड़ी सी इनका नाइंसाफी उन गरीबों के साथ रही जो पट्टा लिए घूम रहे हैं। मौके पे काबिज तो हैं जी, पुरानी किताबें उनके पास हैं, पट्टे उनके पास है, लेकिन वर्तमान में जब निकालते हैं तो शासकीय निकलती है, जिससे प्रधानमंत्री की जो किसान सम्मान निधि योजना है उसका भी लाभ उनको नहीं मिल पा रहा है। तो केंद्र सरकार या राज्य सरकार आदिवासियों के उत्थान के लिए इतने अपने खजाने में से पैसे देती हैं और तमाम योजनाएं भी चल रही हैं, लेकिन धरातल पर उसका असर कितना हो पा रहा है? जैसा कि पिछोर विधानसभा में तो उन्हें उनके रहने के लिए जो उन्हें जमीन मिलनी थी वो भी नहीं मिल पाई। तो रहने की जमीन का सवाल नहीं है, जब ये जमीन खेती वाली जमीन। अच्छा जी, ठीक है, खेती की जमीन मिलना थी वो नहीं मिली। नहीं, जमीन तो काबिज है, खेती कर रहे हैं जी, लेकिन शासकीय दस्तावेज है उनमें अमल नहीं है, तो वो जब नकल निकालते हैं शासकीय निकलती है, तो इस वजह से उन्हें किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिलता है। केपी सिंह जी, एक और परियोजना का इस क्षेत्र में काफी आपके द्वारा भी नाम लिया जाता है, लोअर रोड परियोजना का, जिसमें किसानों को की भूमि सिंचित हो जाती है अगर वो परियोजना सफल हो जाती, लेकिन अभी भी उसका काम सही ढंग से नहीं हो पाया है।
क्या कारण मैंने है? इसके पहले आपको बताया कि वो परियोजना 2023 से पहले पहले कंप्लीट हो जाना कंप्लीट होनी चाहिए, थी जी। लेकिन कुछ ठेकेदार की वजह से इसको जो कॉन्ट्रैक्टर है वो यहाँ उसके खिलाफ कई मध्य सरकार ने, कांग्रेस सरकार चली गई तो कोई FIR हुई, कोई जेल गया, जी जी और पेटी कॉन्ट्रैक्टर से वो काम करा रहे हैं, खुद करते नहीं हैं। जी। तो एक तो काम बेकार हो रहा है। जहाँ डैम दूसरे ठेकेदार पे है, उसने अच्छा खासा काम करके डैम खड़ा कर दिया है और पानी का भराव भी हो गया और लगभग इस स्थिति में है कि नहर को पानी दे सकते हैं। जी जी। लेकिन ये तो ना तो नहर कंप्लीट कर पाए, ना पाइपलाइन के द्वारा जिन गांवों को पानी जाना था ना उनको पाइपलाइन डाल पाए। तो डैम बन चुका है लेकिन पानी कैसे जाएगा? तो जो नहर का जो पाइपलाइन का जो ठेकेदार है जी, उसने काम उस स्पीड से नहीं किया। वो आज भी बिल्कुल हाथी की चाल होती ना, स्लो आराम से सब चल रहा है। उसी से मैंने कहा कि हो सकता है 2024-25 भी तक भी जा सकता है, क्योंकि इससे करेड़ा क्षेत्र को भी पानी जाना था, दतिया को भी जाना था। जब पिछोरे को नहीं पाया तो आगे पानी कैसे जाएगा? जी जी। तो ये परियोजना कहीं ना कहीं करप्शन की भेंट चढ़ गई, ये कह सकते हैं या? अब करप्शन, चूंकि मेरे पास इस तरह के कोई प्रमाण हैं, लेकिन लेट लतीफी के शिकार तो हो ही गई जी। और जो कोई भी योजना लेट होती है तो आम आदमी को उतना ही उसका देर से लाभ मिल पाता है। जी जी। एक और परियोजना है नल जल परियोजना, जिसका शायद आपने उद्घाटन भी किया था, उसके प्लांट जब उसका बन रहा था, RO की सप्लाई होनी थी घर घर में। तो अभी तक वो पाइप डाले गए लेकिन उनमें भी काफ़ी कमियां हैं और पानी तो खैर अभी तक पहुंचा ही नहीं। और जब नगर परिषद से हमने इस बारे में जब पूछा तो उनका कहना है कि हम इस कंपनी ने जो किया है उसको हैंड ओवर करना होगा नगर परिषद को, तो वो भी स्वीकार नहीं करेंगे। तो ये योजना भी कहीं ना कहीं आपको लगता है कि फेल होती है? सरकार का भ्रष्टाचार पे अंकुश नहीं है जी। और जब भ्रष्टाचार पर सरकारों का अंकुश नहीं होता है तो ये सारी योजनाएं जमीन पे धरातल पे फेल होने लगती है। जब क्वालिटी वर्क नहीं होगा, उसमें परफेक्शन नहीं होगा कोई योजना में, तो योजनाएं तो फेल होंगी। अब वो ठेकेदार जो थे, बाहर की कोई कंपनी थी, नगर पालिका से डायरेक्ट कोई उनको लेना नहीं था। तो आजकल सिस्टम दूसरा बना दिया सरकारों जी। पेमेंट संबंधित एजेंसी से नहीं होती है जिस एजेंसी के लिए वो काम हो रहा है। अब उनने सिस्टम, चाहे बिजली विभाग में हो चाहे किसी बड़ी बड़ी कंपनी को काम दे देते हैं और कंपनियां सीधे सीधे सरकारों से पेमेंट लेती हैं। जी। अब स्थानीय योजना जिसको भविष्य में संचालन करना है तो उसका कोई दखलंदाजी नहीं होती है, तो कोई कंट्रोल करने वाला होता नहीं है। तो सिस्टम खराब कर दिया है, उस वजह से योजना का बुरा हाल हो रहा है। ये पैसा भी बेकार जा रहा है जी जी, और लोगों को लाभ भी नहीं मिल पा रहा है जी। सेंट्रलाइज कर दिया उन्होंने पूरा जो पेमेंट का सिस्टम, तो उस कारण उसका वो जिस अथॉरिटी को भविष्य में चलाना है उसको उसमें सुपरविजन होना चाहिए जी। कल हम जो चीज गाड़ी खरीदने मार्केट में जाते हैं तो हम देखते हैं ना कि चलेगी कैसे, नहीं चलेगी जी, और सीधे तुम्हें पकड़ा दिया है वो अच्छी है खराब है। तो ऐसे ही योजनाओं का है, योजना जिसको चलाना है उसका सुपरविजन होना चाहिए जी, तभी जाके वो जवाबदारी से देखते हैं। बाहर से आने वाले तो एक आध चक्कर लगाया, खत्म, बस बिलिंग हुई, पेमेंट हो गया जी। आप लगातार अभी सारे समाजों की आपने मीटिंग ली, उस दौरान आप लगातार लोगों से कह रहे थे कि जन्माष्टमी पे मैं कुछ इस पे निर्णय लूंगा चुनाव को लेकर। क्या मतलब कहने का क्या था तात्पर्य? आप तात्पर्य ये था कि जो लोग हमारे साथी हैं, जो वर्षों से हमारे साथ में हैं, कुछ नए हैं कुछ पुराने हैं जी, उन सब साथियों से मतदाता मान लें चाहे कार्यकर्ता मान लें जी, जो हमारे समर्थक है, उनसे इस बात की तहकीकात करना जी कि हालात वर्तमान में है कैसे। ठीक, अगर पहले से अच्छे हैं तो चुनाव में जाने में कोई दिक्कत नहीं है, पहले जैसे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर पहले से खराब हैं तो इस बारे में मैं उनसे जानना चाहता था कि हालात हैं कैसे। तो खराब है तो फिर मैं चुनाव के मैदान में क्यों जाऊं जी। पार्टी से जरूरी तो नहीं है, मैं वैसे भी अब 70 की उम्र में जा रहा हूं,
कोई मेरी मजबूरी तो नहीं, कोई भी हुआ चेहरा आएगा चुनाव लड़ सकता है और लोगों का आकर्षण का केंद्र बन सकता है और उसको भी मौका मिलना चाहिए। तो ये कोई जागीरदारी नहीं है कि हम लगातार ही चलेंगे। वो तो चूंकि मैं लगातार चल रहा हूँ, नहीं तो 70 साल की उम्र में बहुत सारे लोग रिटायर कर जाते हैं। लेकिन 70 साल में कई लोग ऐसे भी हैं जो प्रधानमंत्री का कार्यकाल भी पूरा करने वाले तो हैं। वही तो बता रहा हूँ कि मैं चल रहा हूँ। जी तो जो चलते रहते हैं वो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री किसी भी उम्र में बन जाए उसको अंतर नहीं पड़ता, जी क्योंकि जो चलती का नाम गाड़ी है। जी। तो ये गाड़ी हमारी अभी चल रही है तो कोई दिक्कत नहीं। जिस दिन ये खड़ी हो जाएगी और उसको 5 साल बाद आप चलने की कोशिश करोगे तो स्वाभाविक रूप से फिर वो चलने में दिक्कत देगी। तो हमारी चलती हुई गाड़ी इसलिए चल रही है। उस गाड़ी तो नहीं है लेकिन व्यवस्था सिस्टम है हमारा, लोग हमारे समर्थन कर रहे हैं तो लोगों को भरोसा है तो मैं चल रहा हूँ। तो मैं यही जानना चाहता था कि अगर आपको भरोसा है या आम मतदाता का समर्थन हमारे साथ है तो मैं चुनाव में जाऊं, अन्यथा मुझे कोई अधिकार नहीं है कि बेवजह मैं चुनाव में जाऊं। और मुझे वैसे भी लगातार जीत रहा हूं तो बेवजह मैं हारने के चक्कर में कोई चुनाव लड़ूं, मेरी मजबूरी तो कोई है नहीं है जी। ना मेरी कोई ये धंधा है ना कोई मेरी ये विरासत है तो कि मैं उसको संजो के रखूं। ठीक है, लोगों ने जब तक अवसर दिया ठीक से सेवा की। अब अगर लोग नहीं चाहते हैं तो क्यों जबरदस्ती उस मतलब आप लोगों पर बोझ बनो, ये मेरी मंशा थी। तो क्या फीडबैक मिला आपको? अभी देखिए उनने जो कहना था किया, अब ये मेरे चिंतन मनन की बात है। जी। मेरे मन में जो जानकारी आई हैं उसके अनुसार मुझे क्या निर्णय करना चाहिए मैं आगे उस भविष्य में निर्णय करूंगा। अभी तो चुनाव में वैसे भी विलम्ब है जी, अभी तत्काल तो होने वाला है नहीं, अभी तो आचार संहिता नहीं लगी जी। तो अब ये मेरा सारी तहकीकात करने के बाद मुझे जो ठीक लगेगा वो मैं निर्णय करूंगा। हमने देखा है कि कुछ समय से लगातार शिवपुरी जिले में विशेषकर भाजपा से लगातार नेता कांग्रेस में आ रहे हैं, तो क्या कारण देखते हैं आप कि ये पलायन क्यों हो रहा है? अब पलायन के सबके अपने अपने मकसद हैं जी। कुछ लोगों को कांग्रेस से जो चले गए थे वहाँ नहीं उनको मजा आ रहा था या नहीं खप पा रहे थे ऐसा मान लो, या जो सम्मान वो चाहते थे वहाँ हो सकता है वो नहीं मिल पा रहा हो। तो ये सबके व्यक्तिगत कारण है जी। अब वो क्यों आ रहे हैं, क्या सोच के आ रहे हैं, ये उनसे सवाल पूछोगे तो ज्यादा अच्छी तरह से जवाब मिलेगा। मुझे उनके मन की बात पता नहीं, वो आ रहे हैं उनका स्वागत है जी। घर वापसी एक तरह से। अभी तक जो सर्वे हुए हैं उनमें लगातार कांग्रेस पार्टी को बढ़त दिखाई जा रही है मध्य प्रदेश में, राज्य में। आपका क्या मानना है इस बारे? हो सकता है इसमें कोई संभावनाओं पे सब सारी चीजें चलती हैं जी। संभावनाओं पे जिस दिन संभावनाएं नहीं होंगी जीवन चलेगा कैसे? तो ये संभावना बल है कि कांग्रेस की सरकार बन जाए जी। और भाजपा की सरकार ना बने तो भाजपा भी इसी बिना पे चुनाव लड़ रही है कि हमारी सरकार बन सकती है, कांग्रेस भी इसी बिना पे चुनाव लड़ रही है कि हम भी सरकार में आ सकते हैं जी। अपोजिशन में बैठने के लिए कोई भी चुनाव नहीं लड़ता है, लेकिन मजबूरी में जब बहुमत नहीं मिलता है तो अपोजिशन बैठ के भी काम करते हैं। बिल्कुल। 93 से 18 तक आपके कार्यकाल जो चुनाव हैं उसको देखते हैं तो पिछले चुनाव में जो अंतर काफी क्लोज हो गया था, तो उसका अगर आपने एनालिसिस किया हो या जो भी उसके कारण रहे हो उस पर विचार किया हो तो क्या कुछ पिछले चुनाव में ऐसा हो गया था कि मार्जिन इतना क्लोज है? ठीक है, जन समर्थन लोगों ने उतना नहीं दिया जितना शायद उनके किसी कारण से हमसे नाराज हुए होंगे जी। लेकिन ऐसा तो नहीं मान सकते, जब चुनाव जीते हैं तो लोग तो बहुमत हमारे साथ रहा जी। बिल्कुल। अब बहुमत कम रहा या ज्यादा रहा उसका फर्क नहीं, फर्क तो हार जीत का है जी। बिल्कुल। तो अभी मुझे लगता है कि वो पिछले समय में जो कुछ लोगों के भाव रहा अब उसमें कुछ परिवर्तन दिखाई देता है जी। अब कितना परिवर्तन है ये तो जब मतदान होगा उसके बाद पता लगेगा जी। इस इंटरव्यू का अंत करने से पहले मैं एक किस्सा मैं सुनाना चाहता हूँ कि एक युवा से मैं बात कर रहा था आपको लेकर। आप 93 से विधायक हैं, उसका भी जन्म उसी के आसपास हुआ। तो मैंने जब से वो 18 साल का हुआ फिर वोट डालने गया तो मैंने पूछा कि केपी सिंह कक्काजू में क्या ऐसा खास है, तो उसका कहना था कि कक्काजू
विधायक नहीं है, नेता नहीं है, बल्कि एक इमोशन है, यानी कि आपके समर्थकों के लिए आप एक भावना हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस साक्षात्कार को समाप्त करता हूं। फिलहाल आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और यूट्यूब पर, फेसबुक पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो अवश्य कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।